जब करण ने अपने पहले प्रतिनिधि को दरवाजे से अंदर आते देखा तो उसे राहत महसूस हुई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जीवन में वर्षा के लक्ष्य के बारे में सुनने के बाद उसे बातचीत कैसे जारी रखनी चाहिए। लगभग 30 वर्ष का एक व्यक्ति दरवाजे से अंदर आया। उसने काष्ठ कवच पहना था। इससे पता चलता है कि वह योद्धा के सबक के बुनियादी रक्षकों में से एक था। भले ही वह आदमी 30 के आसपास का प्रतीत होता हो, वह 40 या 50 के आसपास भी हो सकता है। जनरल स्टेट योद्धा की उम्र धीमी होती है। उस आदमी के बाल भूरे थे और उसने तुरंत करण पर ध्यान दिया। उसने वर्षा को देखा। एक पल के लिए उसने उनमें पहचान की चमक दिखाई दी। उस पल के लिए करण को महसूस हुआ कि वह आदमी वर्षा से थोड़ा डर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे गार्ड वर्षा को जानते थे। करण धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। हम इस बातचीत को बाद में भी जारी रख सकते हैं, उन्होंने वर्षा की ओर देखते हुए कहा। उस क्षण करण थोड़ा रुका। जब गार्ड दरवाजे से गुजरा तो वर्षा की हवा 180 हो गई थी। उसके चेहरे पर ठंडी और उदासीन अभिव्यक्ति थी। वह भी धीरे धीरे अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। वह कमरे के किनारे चली गई और दोनों योद्धाओं के अपना स्थान लेने का इंतजार करने लगी। अब दोनों पार्विंग सामान्य चरण में हैं, उसने कहा। करण की भुहें उसके मुखौटे के नीचे सिकुड़ गई। उसने पूरा यकीन था कि वह पार्विंग सामान्य चरण में था, लेकिन यह समझ में आता है कि वह कहेगी कि मैं शुरुआती सामान्य चरण में हूँ। प्रक्रिया के बाद मेरा शरीर मूल रूप से प्रारंभिक सामान्य चरण के योद्धाओं के स्तर पर है। इस छात्रा ने कुछ समय से लड़ाई नहीं की थी। उसे फिर से लड़ाई से परिचित होने की जरूरत है, वर्षा ने तटस्थ से समझाया। तुम्हारा काम जितना है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मारने के इरादे से उस पर हमला करो। गार्ड ने अपना सिर खुजलाया। ठीक है, उन्होंने कहा, जब तक मुझे भुगतान मिलता रहा है आप करेंगे, वर्षा ने कहा। करण ने खुद को तैयार करते हुए धीरे से अपनी तलवार निकाल ली। गार्ड तुरंत आगे बढ़ा और उसने अपना हथियार एक भाला निकाल लिया। यह कमरा वह स्थान था जहाँ हर महीने अकेडमी की नीलामी होती थी, जिसका अर्थ था कि यह काफी बड़ा था। वास्तव में यह 50 मीटर से अधिक चौड़ा था। शुरुआत में वे दोनों एक दूसरे से लगभग 20 मीटर की दूरी पर थे। जनरल स्टेट के योद्धा तेज थे, लेकिन उनके स्तर के योद्धा को अभी भी उस अंत तक पहुंचने के लिए पूरे सेकंड की आवश्यकता थी। लेकिन इससे पहले कि गार्ड के करण के करीब आए, उसने अपना भाला वापस खींच लिया। उसे अपनी कमर के नीचे से बाहर फेंक दिया। आमतौर पर इस तरह भाला फेंकने से बहुत अधिक शक्ति नहीं लगाई जा सकती, लेकिन किसी कारण से भाला अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ता था। करण की आंखें चौड़ी हो गई। टकराव। करण की वर्दी पर जादू का घेरा सक्रिय हो गया और भाला उसके सिर से उछल गया। करण ने केवल भाले को आश्चर्य से देखा। वह बहुत तेज था। कोई यह नहीं भूल सकता कि करण अपनी कक्षा में शीर्ष पर था। वह कैटेगरी कक्षा के बारे में लगभग हर छात्र के खिलाफ जीत भी सकता था। निश्चित रूप से कमजोर नहीं था, लेकिन यह भाला फेंका, यह तो पागलपन था। अचानक करण ने देखा कि गार्ड की एक उंगली पर एक स्पेस रिंग चमक रही है और दूसरा भाला उसके हाथ में दिखाई दिया। करण जल्दी से ठीक हो गया और अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ गया। वे दोनों तेजी से एक दूसरे के पास पहुंचे और गार्ड ने उसने भाले से वार किया। करण एक तरफ कूद गया, लेकिन जब उसने देखा कि वह 5 मीटर से ज्यादा दूर कूद गया है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह केवल 1 या 2 मीटर आगे बढ़ना चाहता था। करण ने सोचा, मुझे अपनी नई शक्ति की आदत डालने की जरूरत है। लेकिन उस समय करण ने देखा कि गार्ड के भाले का बट उस स्थान पर लगा जहां करण के भागने का इरादा किया था। करण ने भागने का बट हिलते हुए भी नहीं देखा था। गार्ड ने भुएं चढ़ा ली जब उसने देखा कि उसने कुछ भी नहीं मारा है। यह उसकी चालों में से एक था और उसने जानबूझकर अपनी प्रतिनिधि को चकमा देने के लिए यह खुला स्थान छोड़ दिया था। लेकिन उसके प्रतिनिधि ने ऐसा नहीं किया। गार्ड तेजी से किनारे की ओर कूद गया और हवा में लौटने लगा। करण अनिश्चित था कि गार्ड ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन उसने तुरंत समझ लिया कि क्यों। आकाश में गार्ड ने फिर से करण पर अपना भाला फेंका और यह पिछले भाले की तरह ही तेज था। भाला करण के सिर के पार चला गया और अपने साथ कुछ भार भी ले गया। वह दूर दीवार से टकराया और इमारत में थोड़ी देर के लिए कंपन हुआ। करण ने तुरंत फिर से अपने प्रतिनिधि पर ध्यान केंद्रित किया और फिर उसने अपने चेहरे के सामने एक भाला देखा। करण लगभग पीछे हट गया लेकिन उसने तुरंत खुद को नियंत्रण कर लिया। वर्षा भाले के पास खड़ी थी। उसने उसे पकड़ रखा था। जाहिर तौर पर लड़ाई खत्म हो गई थी। गार्ड ने जोर से कहा। करण अभी भी हैरान था। वह भाला कहाँ से आया?
करण को कोई गार्ड द्वारा की गई हवास में रोल की याद आई और उसे एहसास हुआ कि यह उस स्थान के पास था जहाँ गार्ड का पहला भाला था। गार्ड ने अपना दूसरा भाला हवा में फेंक दिया था। अपना पहला भाला हवा में छीन लिया और उसे भी फेंक दिया। पहला थ्रो केवल ध्यान भटकाने वाला था। पहला जानवर पवन जानवर रक्षा तकनीक। करण ने गार्ड की ओर देखा। पवन जानवर रक्षा तकनीक? करण ने पूछा। हाँ, गार्ड ने अपने भाले इकट्ठा करना शुरू करते हुए कहा। अगर हम वॉरियर के स्वर्ग में गार्ड के रूप में काम करना चाहते हैं तो हम सभी को वह तकनीक सीखनी होगी। जैसा कि आम नाम से पता चलता है, जनरल स्टेट के जानवर से निपटने की एक तकनीक है जो शहर के बहुत करीब आ जाते हैं। हम जनरल स्टेट के जानवरों के खिलाफ बड़े मानों का उपयोग नहीं कर सकते। आखिरकार प्रत्येक तीर के उत्पादन में बहुत पैसा खर्च होता है, जो कमजोर जानवरों के लिए हम बस अपने भाले फेंकते हैं। इनमें मूल रूप से हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम में से कुछ लोग रात में लाशों को और भाले इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार हैं। करण ने सिर हिलाया। इसमें कोई आशा नहीं कि भाले इतने तेज थे। आखिरकार यह एक तकनीक थी जो विशेष रूप से सबसे तेज उड़ने वाले जानवरों से निपटने के लिए डिजाइन की गई थी। वैसे भी यह मेरे काम के लिए होना चाहिए, है ना? गार्ड ने वर्षा से पूछा। वर्षा ने सिर हिलाया। आप जान सकते हैं। इनाम के लिए अपने वरिष्ठ से संपर्क करें। अच्छा, गार्ड ने करण की ओर देखने से पहले कहा। मजे करो, कुछ अन्य लोग पहले से ही कतार में खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आराम करने का एक पल भी मिलेगा। धन्यवाद, करण ने खुद को अपनी लड़ाई के लिए तैयार करते हुए कहा। इस छोटी सी लड़ाई में करण को दो चीजों का एहसास हुआ। सबसे पहले वह इस नई शक्ति का आदी नहीं था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, दूसरी बात तो उन्हें महसूस हुई, वह यह थी कि वह अब छात्रों से नहीं लड़ रहे थे। हाँ, करण अपनी कक्षा में श्रेष्ठ था। सबसे बुद्धिमान छात्र अभी भी उन औसत व्यक्ति जितने भी नहीं जानता तो वास्तव में अध्ययन के अपने चुने हुए क्षेत्र में काम करता है। क्या अकेडमी में करण ने 20 साल के बच्चों से लड़ाई की थी, लेकिन अब वह उन योद्धाओं से युद्ध कर रहा था जो 30 या 40 वर्ष के थे। उनके पास करण पर पूरे एक दशक से अधिक का अनुभव था, लेकिन यह केवल अस्थायी है, करण ने सोचा। जब उसने अगले गार्ड को दरवाजे से अंदर आते देखा तो मुझे बस अनुकूलन करने और सीखने की जरूरत है। और फिर दूसरी लड़ाई शुरू हो गई। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे वह फ्लाइंग बेस्ड डिप्रेशन तकनीक मिली। एक शराब खाने के अंदर कई गार्ड आपस में बात कर रहे थे, तो आप ही वह कारण थे जिसके कारण वह मेरे भाले से बच निकलने में कामयाब रहा। मेज पर बैठा दूसरा गार्ड बड़बड़ाया। पहला गार्ड केवल हंसा। अच्छा, मैं पहला था, आपकी लड़ाई कैसी रही? दूसरे गार्ड ने कहा। मुझे लगता है कि मैं चौथे व्यक्ति था जो उससे लड़ा था। सौभाग्य से वह अर्थवेस्ट सर्कस को नहीं जानता था। मुझे याद नहीं है कि उसका हथियार क्या था, लेकिन मुझे याद है कि मैं उसका हथियार खोने में कामयाब रहा। उसके बाद लड़ाई खत्म हो गई थी। हाँ, वह शायद इसमें से एक हेज मास्क पहनता था, पहले गार्ड ने कहा। बेशक मुझे याद नहीं आ रहा। उस समय एक अन्य गार्ड दरवाजे से अंदर आया था, क्योंकि उसकी शिफ्ट अभी अभी समाप्त हुई थी। अरे कमल, दूसरा गार्ड चिल्लाया। आप आसपास सबसे नया गार्ड कमल हंसते हुए वहां आया और बैठ गया। क्या चल रहा है? उसने पूछा। अरे, क्या तुमने अकेडमी में भी उस लड़के से लड़ाई की थी? उस दूसरे गार्ड ने पूछा। रुको, तुम लोगों ने उनसे भी लड़ाई की? कमल ने पूछा। दोनों गार्डों ने सिर हिलाया। क्या आपकी शिफ्ट 5 घंटे पहले खत्म नहीं हुई? दोनों गार्डों ने फिर से सिर हिलाया। आपका नंबर क्या था? कमल ने पूछा। पहले गार्ड ने कहा, मेरा नंबर 1 था और जावेद चौथे नंबर पर था। ठीक है, कमल ने कहा। नंबर के 1 के रूप में मैं आपके लिए यह आसान था। पहला गार्ड केवल हंसा। ऐसा व्यवहार न करें जैसे आपके लिए यह आसान नहीं था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कमल ने पूछा। मैं 98 नंबर पर था और मुझे उससे लगभग आधे मिनट से अधिक समय लग गया लड़ना पड़ा। पहले दो गार्ड ने केवल कमल को आश्चर्य से देखा। क्या? कमल ने पूछा। आधे मिनट? जावेद ने पूछा। क्या उन्होंने एक ही आदमी से लड़ाई की? कमल ने कहा। संख्या समय सीमा के अनुसार प्रतीत होती है। क्यों? पहले गार्ड और जावेद ने एक दूसरे की ओर देखा। ठीक है, हम मूल रूप से एक पल में जीत गए। पलक झपकते ही कमल ने पूछा। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि पहले होने का कुछ फायदा है, लेकिन इतनी जल्दी? हाँ, वह शुरुआत में हमारी तकनीकों को नहीं जानता था, पहले गार्ड ने समझाया। इससे चीजें स्पष्ट हो जाएगी, कमल ने कहा। तो आपकी लड़ाई कैसी रही? जावेद ने बियर का मग कमल की ओर बढ़ाते हुए पूछा। कमल ने मग से शराब कमल ने कहा।
ठीक है। हमारी रक्षा तकनीकों से उसे पकड़ने की कोशिश करने के बाद मुझे उससे अपनी तलवार से लड़ना पड़ा, तो तुम्हें वास्तव में अपने असली हथियार का उपयोग करना पड़ा? जावेद ने पूछा। कमल ने सिर हिलाया, लेकिन यह अभी भी आसान नहीं था। वह बहुत अजीब तरीके से लड़ता था। कभी कभी वह जमीन पर बहुत तेज नीचे चला जाता था और कभी कभी वह मेरे ऊपर से भी कूद जाता था। जैसे ऐसा क्यों कौन करता है? कमल ने पूछा। यह शुरू सुनकर बाकी दोनों हंस पड़े। यह वास्तव में लड़ने का एक अजीब तरीका है, लेकिन यह प्रभावी था, कमल ने कहा। उससे लड़ना किसी भी अन्य योद्धा से लड़ने से बहुत अलग था। आमतौर पर यह अनुमान लगाना इतना मुश्किल नहीं कि मेरा प्रतिनिधि क्या करेगा, लेकिन उसके साथ यह मूल्य रूप से अंधेरे में एक सोच था। मुझे पूरी तरह से अपनी प्रवृत्ति और आदतों पर भरोसा करना पड़ा। मैं कुछ उतार चढ़ाव के बाद जीत गया, लेकिन यह आसान नहीं था। बाकी दोनों कुछ देर तक चुप रहे। अरे तुम्हें क्या लगता है वह कितने साल का है? पहले गार्ड ने पूछा। मुझे कैसे पता होगा? जावेद ने कराटे के साथ उत्तर दिया। वे हेज मास्क में से एक पहनता था। मुझे यह भी याद नहीं है कि वह कितना लंबा है या वह कौन सा हथियार इस्तेमाल करता है। हाँ, पहले गार्ड ने कहा, लेकिन उसने जिस तरह से संघर्ष किया है उसके आधार पर मुझे यकीन है कि वह एक नया व्यक्ति था। आप जानते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी जनरल स्टेट तक पहुंचा हो, यह कैसे काम करना चाहिए? कमल ने पूछा। वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से प्रारंभिक सामान्य चरण में है। उसकी तकनीक भी खराब नहीं थी। मुझे उसका हथियार याद नहीं है, लेकिन मैं कुछ हद तक यह याद कर सकता हूँ कि वह कैसे चला गया। वह कोई नया शतांग नहीं लग रहा था। मुझे लगता है कि वह शायद 20 के आसपास का होगा। बाकी दो ने खर्राटा लिया। 20 के दशक में? वह व्यक्ति हमारी तकनीक को भी नहीं जानता था। कमल निश्चित नहीं था कि उसे इस बारे में क्या सोचना चाहिए। अन्य दो ने कमल से कहा कि वह अनुभवी है, लेकिन जिस प्रतिनिधि से कमल ने मुकाबला किया था वह अनुभवी नहीं लगा। थोड़ी देर के बाद विषय तुरंत से दूर हो गया और उसे जल्दी ही बुला दिया गया। कई घंटे बीत गए और अब काफी रात हो चुकी थी। बार बंद हो गया, जिससे ऑफ ड्यूटी गार्डों को ताश खेलने के लिए टावर में से एक में इकट्ठा होने के लिए मजबूर होना पड़ा। अरे क्या तुम लोगों को भी अकेडमी के उस छात्र से लड़ना पड़ा? मेज पर मौजूद खिलाड़ियों में से एक ने अचानक अन्य तीन से पूछा। ओह हाँ, वह लड़का, कमल ने कहा। बाहर में उससे मिलने अन्य दो लोग पहले ही काम पर वापस आ चुके थे और उन्हें भी जल्द ही वापस लौटना होगा। आप कौन से नंबर पर थे? गार्ड ने पूछा। नंबर 57, कमल ने उत्तर दिया। वो तो आप शुरुआती लोगों में से एक है, गार्ड ने टिप्पणी की। शुरुआती वाले? कमल ने पूछा। उस आदमी ने कितने लोगों से लड़ाई की? मुझे नहीं पता, गार्ड ने कहा। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरा नंबर 183 था। 183? कमल ने चौंक कर पूछा। उसने केवल आधे दिन में हम में से इतने सारे लोगों में से लड़ाई की? एक अन्य गार्ड ने कहा। मैं नंबर 95 पर था। चौथे ने कहा। मैं 144 पे नंबर पर था। ओह हाँ, आपके झगड़े कैसे हुए? नंबर 183 पूछा। वह बुरा नहीं था, लगभग 95 से कहा। वह बहुत अच्छा था, नंबर 144 ने कहा, लेकिन थोड़ा अनुभवी हुआ, कमल ने कहा। अन्य तीन गार्ड ने कमल की ओर देखा। क्या? कमल ने पूछा। अनुभवी है? 144 नंबर ने सदमे से पूछा। वह मुझे काफी अनुभवी लग रहा था। मेरा मतलब है वह अनुभवी था, लेकिन काफी अनुभवी था। मुझे नहीं पता, नंबर 95 ने कहा। हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? नंबर 183 ने पूछा। वह बहुत अनुभवी था। अब तीनों गार्ड्स ने संख्या 183 को संदेह की दृष्टि से देखा। आपको इसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, संख्या 144 ने कहा। मैं नहीं कर रहा हूँ, 183 ने नंबर चिल्लाया। मैं उत्तर उससे लगभग हार गया। आप लगभग हार गए? कमल ने चौंकते हुए पूछा। कमल का प्रतिनिधि काफी मजबूत था, लेकिन कमल हारने के करीब भी नहीं था। हाँ, संख्या 183 ने तरह से उत्तर दिया। वह मेरे कवच पर मैजिक करने में भी कामयाब रहा। इससे अन्य तीन गार्ड आश्चर्यचकित रह गए। जादू शगर को करना, इसका मतलब था कि नंबर 180 पर जानलेवा हमला हुआ था। इसके बाद चारों गार्ड आपस में बहस करने लगे। उसकी गिनती एक दूसरे से बहुत विभिन्न थी, लेकिन वे सभी निश्चित थे कि वे सही थे। आखिरकार उन्होंने इस अपनी आंखों से देखा था। एक घंटे बाद कमल काम पर वापस चला गया और एक नया आदमी टावर में दाखिल हुआ। क्या तुमने भी उस छात्र से लड़ाई की थी? 183 नंबर ने नए आक्रमण की ओर चिल्लाया। नए गार्ड ने देखा। दूसरे गार्ड ने बिना ज्यादा उत्साह के कहा। मैं नंबर 229 पर था।
यह कैसे हुआ? 144 ने पूछा। गार्ड ने चुपचाप अपना कवच उतार दिया और अपने सामान्य कपड़े पहन लिए। टावर से बाहर निकलने से पहले उन्होंने कहा, मैं हार गया। अन्य गार्ड केवल बंद दरवाजे की ओर देखते रहे। उसका सहयोगी हार गया। बताओ तो, 183 नंबर चिल्लाया। वह अनूबी कैसे हो सकता है? वह जब से उनसे हमसे से एक के खिलाफ जीत हासिल की और इस तरह फिर से बहस शुरू हो गई। जल्द ही रात बीत गई और एक नया दिन शुरू हुआ। एक गार्ड बिना किसी ऊर्जा के बड़े भूमिगत कमरे से हाथ चला गया। वह बहुत बुरी तरह से हार गया था। वह उनमें से आखिरी होना चाहिए। वर्षा ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा, कर्ण, आप जबरदस्त सुधार करने में कामयाब रहे। ठीक है, मुझे यकीन है कि क्या आप इसे सुधार कर सकते हैं, कर्ण ने कहा। उन्होंने अपने मुखौटे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे नए शरीर और इस चीज के होने के लिए अधिक धन्यवाद है। इस मास्क के साथ मैं अपनी आयुष डेफिनेट से अधिक का उपयोग कर सकता हूँ। आग का उपयोग करके मैं अपनी गति को और अधिक बढ़ा सकता हूँ। लेकिन आप फिर भी उसकी तकनीकों पर काबू पाने में कामयाब रहे, वर्षा ने कहा। तकनीक, कर्ण ने पूछा। उसके पास बहुत अनुभवी है, लेकिन उसकी लड़ने की शैली बहुत सामान्य है। मुझे यह भी नहीं लगता कि कमांडर स्टेज तक पहुंचने का लक्ष्य रखने वाले योद्धा वॉरियर पैराडाइज में गार्ड के रूप में कोई पद लेगी, करण ने कहा। वे भी स्पष्ट रूप से हमारी अकेडमी में नहीं आए थे। उनमें से कुछ ने किया, वर्षा ने कहा। लेकिन आप सही है, जो हमारी अकेडमी में से आए थे वे अपनी कक्षा में स्पष्ट नहीं थे। आप उनकी ताकत का अनुमान कैसे लगाएंगे, करण ने पूछा। वर्षा ने अपने सिर के किनारे को खुजाते हुए थोड़ा गुनगुनाया। मुझे औसत लगता है, उसने कहा। वे नगर रक्षकों में से बेहतर हैं, लेकिन ऐसे बहुत से योद्धा है जो उनसे अधिक शक्तिशाली है, करण ने सिर हिलाया। वैसे भी वह आखिरी था, वर्षा ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। 300 गार्ड शाबाश करण, करण ने आह भरी। लड़ाई निश्चित रूप से थका देने वाली थी, लेकिन अभी आराम मत करो, वर्षा ने उज्ज्वल स्वर में कहा। शिक्षक ने कहा कि पहली अनुनाई लगभग 1 घंटे में आ जाएगी। आप अपने पहले जादूगर से लड़ने जा रहे हैं। हाँ, करण ने अगले 1 घंटे तक वर्षा से बात की। वह हर समय चुलबुली रहती थी, लेकिन तब वह जीवन में अपने लक्ष्य के बारे में बात करती थी तो उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वर्षा ने कहा, जानवर रक्षक स्वार्थी लोग हैं जो केवल अपने लाभ में रुचि रखते हैं। उनके मन में पशु रक्षक वे लोग थे जो सभी जानवरों को जीवित रखना चाहते थे, क्योंकि वे सामान्य जानवरों का विरोध करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। वे एक कीट बिल्ली को मार सकते हैं और जानवर बहुत सारे पैसे के लायक हैं, इसलिए वे पैसे कमाने के लिए अपने तरीकों को जीवित रखना चाहते हैं। जानवर रक्षक सामान्य लोगों को भलाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वे स्वार्थी और हकदार हैं, वर्षा ने कुछ गुस्से से कहा। उसने अपनी आवाज पर नियंत्रण कर लिया था, लेकिन कर्ण को उसे बहुत अधिक नफरत महसूस हो रही थी। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह बहुत दृढ़ता से महसूस करता था, और जानवरों के संतुलन के बिना लोगों को और अधिक शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है, करण ने पूछा। मन स्रोत की एक आवश्यकता है, वर्षा ने फिर ठहाका लगाया। जादूगर एक कृत्रिम रूप से मन स्रोत बना सकते हैं। वे इस मन स्रोत को किसी को भी नहीं देने देते क्योंकि वह महंगा है। वे कर सकते हैं, करण ने आश्चर्य से पूछा। वीरा ने सिर हिलाया। बेशक, क्या आपको लगता है कि पिछले हजारों वर्षों में जादूगरों ने कभी मन स्रोत जैसा कुछ बनाने की कोशिश नहीं की? बेशक उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, करण ने कहा। उन जानवरों का क्या जो इंसानों का शिकार नहीं करते? कोई बात नहीं, वर्षा ने उत्तर दिया। जानवर किसी भी क्षण बदल सकते हैं। कुछ जानवर जो अपने पूरे जीवन में शांतिपूर्वक रहे हैं, उनका अचानक हृदय पर परिवर्तन हो सकता है और वे एक इंसान को मार सकते हैं। यह कोई नई अवधारणा नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को कमजोर लोगों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें सभी जानवरों से छुटकारा पाना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वर्षा ने कहा। कर्ण ने वर्षा से निकलने वाली काफी नफरत महसूस हो रही थी। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं, कर्ण ने विषय से हटने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, वर्षा ने अपनी बाएं कोशिश करते हुए कहा। आपने इसके बारे में क्या सोचा है? कर्ण को उस पक्ष का उत्तर देना पसंद नहीं आया। वर्षा अपने दृष्टिकोण का बचाव करने के लिए बारे में बहुत हद थी, और यदि कर्ण बहुत अधिक एसएमएस होता तो उसका नवनिर्मित शिष्य संभव पूरी तरह से टूट सकता था। कर्ण ने कहा, वास्तव में मेरे पास दौड़ में कोई घोड़ा नहीं है। दौड़ में एक घोड़ा, वर्षा ने एसएमएस में दोहराया। कौन सा घोड़ा?
ऐसा लगता है कि यह वाक्य इस दुनिया में आम नहीं है। करण ने सोचा, इसका मतलब है कि यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अन्य लक्ष्य के लिए मुझे जानवरों की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे वास्तव में इसकी परवाह नहीं है कि वे क्या करते हैं। करण ने समझाया। तुम्हें परवाह नहीं है? वर्षा ने आश्चर्य से पूछा। करण ने सिर हिलाया। उसका जीवन है, मेरा जीवन मेरा जीवन है। मैं अपने जीवन जीता हूँ, वो बस इतना ही। करण ने थोड़ी घबराहट के साथ वर्षा की ओर देखा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इसे कैसे लेगी। अब तक करण समझ गया था कि सौरभ को वर्षा के साथ रिश्ता शुरू करने में प्रशंसा क्यों नहीं थी। उसके कुछ विचार वास्तव में अतिवादी थे और वह वास्तव में उसके बारे में अड़ी थी। सौरभ एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों की मदद करना और उन पर भरोसा करना पसंद करता था, और यह भावना जानलेवा जानवरों तक भी फैली हुई थी। सौरभ के दिमाग में सभी जानवरों को मारना शायद कुछ ज्यादा ही गंभीर था। वो यह ठीक है, वर्षा ने कहा, और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। करण का थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं। उसके आचरण में कई बार अप्रत्याशित मोड़ आए। आप इससे कैसे संतुष्ट हैं? करण ने पूछा। मुझे क्यों नहीं होना चाहिए? वर्षा ने पूछा। क्योंकि आपने कहा था कि जानवरों की रक्षा करने वाले स्वार्थी लोग होते हैं। करण ने पूछा। वे हैं, लेकिन आप जानवरों का बचाव नहीं कर रहे हैं। वर्षा ने कहा। आप कहा कि आप इस विषय पर दुविधा में हैं, इसलिए अगर मैं अचानक सभी जानवरों को मार डालूं तो आप केवल देखते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है, करण ने अनिश्चितता से के साथ कहा। देखा तो सब कुछ ठीक है, वर्षा ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। वह पागल है, तलवार ने करण के मन में कहा। करण ने तलवार का उत्तर नहीं दिया। करण देर और बातचीत के बाद दरवाजा फिर से खुला। जब करण ने दरवाजे खुला होने की आवाज सुनी तो उसकी आंखों में एक आग दिखाई दी। उसका पहला जादूगर। करण ने पलट कर देखा और अपने भावी प्रतिनिधि को देखा। यह लंबे बर्फीले नीले बालों वाली एक लड़की थी। उसके हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने थे और उसके हाथों में क्रिस्टल की दो छोटी चूड़ियां थी। करण ने लाठियों को पहचान लिया। वे राजदंड थे और उनका उपयोग हथियार के रूप में तब तक किया जाता था जब तक कि जादूगर फोकस हासिल नहीं कर सकते। वे स्पष्ट रूप से फोकस की जितना मान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना काम पर्याप्त रूप से किया। थोड़ी देर के लिए करण को आश्चर्य हुआ कि उसकी प्रतिनिधि एक लड़की थी, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि आश्चर्यचकित होने का कोई कारण नहीं था। करण को आश्चर्य हुआ क्योंकि अतीत में उसके लगभग सभी प्रतिनिधि पुरुष थे। युद्धों में महिलाएं बहुत दुर्लभ थीं, लेकिन जब जादूगरों की बात आई तो ऐसा नहीं था। वहाँ बहुत सारी महिलाएं जादूगर थीं। आखिरकार जब जादू की बात आई तो शारीरिक क्षमता कोई मायने नहीं रखती। नमस्ते, निपुण ने शर्माते हुए पूछा। मैं यहाँ किससे लड़ने के लिए आई हूँ? अभी निपुण ने कमरे में एक शक्तिशाली शिक्षक और एक डरावने दिखने वाले व्यक्ति को देखा। यह समझ में आ रहा था कि वह क्यों घबराई हुई थी। वर्षा खड़ी हुई और किनारे की ओर चली गई। करण भी खड़ा हुआ और कमरे के दूसरी तरफ रुक गया। अनु और करण अब एक दूसरे से लगभग 40 मीटर की दूरी पर थे। यह आपका प्रतिनिधि होगा, वर्षा ने करण की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा। जब भी कोई अपरिचित व्यक्ति वर्षा के आसपास होता तो वह हमेशा एक गंभीर और ठंडा व्यक्तित्व अपनाती थी, जो उसके सामान्य से बिल्कुल अलग होता था। निपुण ने घबराहट करण की ओर देखा। वह डरावना लग रहा है, उसने कहा। अपने मुखौटे के नीचे करण ने संदेह से भौं उठाई। क्या मुझे चोट लगेगी? निपुण ने पूछा। आप में से किसी के एक के मरने से पहले मैं हस्तक्षेप करूंगी, वर्षा ने कहा। ठीक है, निपुण ने घबराते हुए कहा। लेकिन क्या मुझे चोट लगेगी? वर्षा ने केवल निपुण की ओर देखा। निपुण बेचैनी के कारण घबराकर अपने वस्त्रों को टटोलने रही थी। देखो, मैं लड़ने में सचमुच अच्छा नहीं हूँ। क्या आप वास्तव में लड़ने में अच्छे नहीं हैं? करण ने सोचा। क्या मेरे पहले विरोधियों को आसान माना जाता है? फिर जब तुम्हारी मन सील टूट जाएगी तो मैं हस्तक्षेप करूंगी। यह ठीक होना चाहिए, है ना? वर्षा ने पूछा। धन्यवाद, निपुण ने धन्यवाद में वर्षा की ओर हल्के से झुकते हुए कहा। वर्षा ने सिर हिलाया। फिर उसने दोनों विरोधियों की ओर देखा। निपुण ने उसके दो राजदंड तैयार किए। वर्षा के आश्चर्य से वह अब उतनी घबराई हुई नहीं थी। शुरू करो।